हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और गोली दर्पण के लिए हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध इसके पहले हमने अवतल दर्पण के लिए करा दिया था। और आज हमारा बच्चों उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये थ्योरम हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों का आंसर सेम आता है, चाहे हम उत्तल दर्पण के लिए बात करें चाहे अवतल दर्पण के लिए बात करें, दोनों में दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब R बराबर 2F या F बराबर R/2, दोनों का आंसर कितना आता है। उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है तो देख रहा होगा, F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F, ये संबंध है। जहाँ पे F क्या है, ये है फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या, तो दोनों में संबंध। अच्छा, पहले ये समझना है कि वक्रता त्रिज्या है क्या, फोकस दूरी है क्या, थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कोई एक छोटा सा हमने क्या बना लिया बच्चों, आपका एक दर्पण है। अब दर्पण जो है किसी न किसी एक गोले का भाग होगा, सही है, ये गोले का भाग होगा। तो ये जो गोले का भाग होगा उसका जो केंद्र है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसके ध्रुव से जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मतलब गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब मेरे बच्चों एक चीज और है कि जैसे कोई दर्पण है और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही है और टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और फिर फोकस बिंदु और P यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाना चाहता हूं। चलो थोड़ा सा यहां से करता हूं, ऐसा कुछ मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, ये मैं मान के चलता हूं एक दर्पण ले लिया, छोटा सा दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, XY दर्पण है। अभी अवतल लेकर चल रहा हूं समझाने के लिए। इसका ये मुख्य अक्ष है। अब ये जो हमारा दर्पण है कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग होगा। उस गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले की जो त्रिज्या है जिसे R से दर्शाते हैं वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उसका फोकस बिंदु कहेंगे। सिंपल समझ रहे हैं कि भाई साहब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं उसका फोकस बिंदु कहते हैं। और यहां पर ध्रुव होता है। ध्रुव किसे बोलेंगे, दर्पण का जो भी हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा, बीच वाला जो बिंदु होगा उसे बोलेंगे बच्चों ध्रुव। तो ये ध्रुव है और C यानी वक्रता केंद्र है, इसके मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये ध्रुव है और F के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाएंगे, ध्यान रखना। और जब भी दर्पण के बाएं साइड में हम मापन लेंगे तो माइनस, और यहाँ पे हमने उत्तल दर्पण लिया है इसके दाएं साइड मापन करेंगे तो हमेशा प्लस लेकर चलेंगे। यहां तक क्लियर है, चीजें समझ में आएगा कब, जब थोड़ा सा बेहतर आप समझ पाओगे। तो हमने XY एक दर्पण ले लिया है बच्चों, और XY दर्पण है, ये दर्पण का द्वारक भी कहलाएगा। क्योंकि यदि कोई भी दर्पण ले लें और उसके दो सिरे होंगे और दोनों सिरों के बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो उसका वो द्वारक कहलाता है। तो XY क्या है, द्वारक है। और इस दर्पण का जो भी सेंटर पॉइंट होगा बच्चों, ये जो सेंटर पॉइंट है वो ध्रुव कहलाएगा। तो ये XY जो दर्पण है उसका सेंटर पॉइंट P है, ये ध्रुव है, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब ये जो दर्पण है जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और यदि आपका F है बच्चों, तो F क्या है, तो मैंने बताया था कि ये जो मेरा मुख्य अक्ष है, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरणें आती है और परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाती है, ये हालांकि हम आभासी है ना, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, इसको हमने मिलाया है। ये बिंदु यहाँ पे परावर्तन की किरणें मतलब आपतित किरणें आती है, बिंदु B से परावर्तन के बाद BM दिशा में जाती है, इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये आभास होता है कि ये फोकस से होकर जाएगा। ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें भाई साहब आपतित होती है समांतर, और परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और P से F के बीच की दूरी F होगी, स्मॉल f होगी, जिसे फोकस दूरी बोलते हैं। और जो हमारा C है वो हमारा वक्रता केंद्र है,
और बच्चों वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? भाई जिस गोले का भाग है ये दर्पण, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, और जिस गोले का भाग है ये दर्पण, उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये चीज मैंने समझा दिया। अब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में वापस लौटती है तो परावर्तन कहलाती है। परावर्तन का नियम फर्स्ट लेक्चर में मैंने कराया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। सिंपल है। जैसे यहां पर बच्चों कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती है, परावर्तन के फलस्वरूप चली जाती है। तो यहां पर एक आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है। मतलब ये जो I है और R है दोनों बराबर होंगे। थोड़ा सा पास लाता हूं। ये जो आपतन कोण I है और R दोनों बराबर होंगे। कई चीजें हैं, थोड़ा आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा बच्चों, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला चीज है, प्रकाश किरणें आई, टकराने के बाद वियम दिशा में चली गई, तो यहां पर आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बनेगा, क्योंकि परावर्तन का नियम ही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो मैं कह दूं I का मान R के बराबर होगा। पहला चीज। दूसरा है बच्चों, यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब ये जो R वाला भाग है ये इस वाले भाग के बराबर होगा, क्योंकि ये जो मेरा ये देखो NC या MF या FM ये दो रेखाएं हैं। देखो जरा, NC और MF एक दूसरे को काटेंगे तो इधर का जो कोण होगा और जो इधर का कोण होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसे बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। अब दूसरा चीज, ये जो रेखा हमारा AB है और जो हमारा PC है एक दूसरे के समांतर है, और इसको यदि कोई रेखा मिला रही है तो यहां पे जो कोण है और यहां पे जो कोण है वो संगत कोण कहलाएगा। एक एक बिंदु को समझा रहा हूं भाई साहब। पहला चीज तो मैंने कह दिया कि I बराबर R, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी तो अपवर्तन हो ही नहीं रहा, यहां पे परावर्तन हो रहा, तो परावर्तन I का मान R के। दूसरा मैंने कह दिया कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो R है इसके बराबर यहां पे भी R हो जाएगा, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा कोण बच्चों I जो है वो यहां पे C पे जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। इसका कारण ये है कि भाई संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जो मैंने अभी तक समझाया वही चीज यहां पर लिखा है कि XY एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण चल रहा है, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण चल रहा है। P उसका ध्रुव है, F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आपको बच्चों थोड़ा सा यहां पर एक किरण जो AB है मैंने बताया था, देखो AB जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष है इसके समांतर आपतित होती है और वियम दिशा में परिवर्तित होकर के चली जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब चलिए आगे देखिए, आगे हमको क्या लिखना है। तो अब हम यदि आपसे कहते हैं कि परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? एक एक पॉइंट समझना। आपतन कोण का मान, मतलब यदि कह दूं ABN बराबर NBM या MBN, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। परावर्तन के नियम से मैं कह दूंगा कोण ABN बराबर कोण जो मेरा है NBM। ठीक है, चीजें क्लियर है? ABN बराबर जो कोण है NBM, मतलब ये कोण ये दोनों बराबर है। ठीक, चलो अब मैं बच्चों आगे लेकर चलूंगा कि मैंने कहा कि जो AB प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, PC मुख्य अक्ष है, और इसको एक रेखा हमारा जो BC है वो मिलाती है। यदि रेखा मिलाएगी तो इसके एकांतर कोण भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण मैंने क्या कहा था? ABN बराबर कोण BCP। बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको समझाऊंगा। ये संगत कोण है, संगत कोण है। कौन सा संगत कोण है? यहां पर देखो, चित्र पहले आप बना लिया करो, ठीक है? लिखते हो, नोट्स तैयार करते हो तो चित्र बना लो।
तो ये मेरा जो आई है बच्चों, ये मेरा आई है, ये वाला और ये वाला जो है ये संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण। ये रेखा समांतर है, जो हमारा इसको एनसी जो है मिलाती है, देखो जरा, या बीसी मिलाती है, बीसी दोनों समांतर रेखाओं को मिलाती है, तो ये जो है संगत कोण है। अब इसके बाद बच्चों ये जो कोण है एकांतर कोण है, मतलब एन बी एम, और यदि मैं कह दूं एफ बी सी या सी बी एफ, दोनों एकांतर कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण, मैंने एकांतर कोण कह दिया, शीर्षाभिमुख कोण। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब मेरे पास एक कोण तैयार हो गया, कौन सा, एन बी एम एक है ही है, एन बी एम, और भैया एक सी बी एफ। ये जानते हो कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये संगत शीर्षाभिमुख कोण है। अब बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा समीकरण 1 था, ये मेरा समीकरण 2 है, और ये मेरा समीकरण 3 है। थोड़ा इन तीनों में आप देखो, इन तीनों में देखो, ठीक। वैसे तो मैं आपको यहां पे ही समझा देता हूं। यदि बच्चों ये बराबर है इसके, है ना, ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके, ठीक है, मतलब यदि यहां पे मैं कह दूं 1 है तो ये मेरा 1 है, ठीक है, फिर मैं कह दूं यहां पे 2 है तो ये मेरा 2 है। और आपने देखा है कि आपतन और परावर्तन दोनों बराबर है, आपतन कोण 1, परावर्तन है 2, तो 1 और 2 बराबर है, तो 1 और 2 यहां भी बराबर होंगे। सिंपल है, समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों, यहां पर क्लियर है। तो ये मैंने कहा ए बी एन एन बी एम, ठीक है, आपतन यानी आई और आर के बराबर है, ठीक है, चीजें क्लियर है। तो ए बी एन बराबर है एन बी एम के, और ए बी एन बराबर है बी सी पी के, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हैं भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखो, अब ये जो एन बी एन, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, अच्छे से देख लो आप। अब ये जो बराबर है एन बी एम, वो सी बी एफ के बराबर है, ये दोनों बराबर थे, और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर होगा। तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, फिर से मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूं भाई, ये आपतन और अपवर्तन दोनों बराबर थे, है ना, आई जो है ये सी के बराबर संगत कोण, आर जो है इसके बराबर क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ये 2 था तो ये भी 2 है, ये 1 है तो ये 1 है, और हमने कहा ये दोनों बराबर है, 1 और 2 बराबर हैं, तो 1 और 2 बराबर होंगे, मतलब कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ बराबर है। सिंपल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि कोण कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, सी बी एफ बराबर कोण बी सी पी या बी सी एफ, यहां पर बी सी पी है तो बराबर हो जाएगा। फिर से समझो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब ये जो है इसके बराबर है, अब ये दोनों बराबर थी, फिर ये जब इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यदि यार बड़ा कंफ्यूजन है ना, कुछ नहीं है कंफ्यूजन सर, थोड़ा सा तो मेहनत सबको लगता है यार। अब दोनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज एक हमारे पास यहां पे बना है, जरा ध्यान देना, ये त्रिभुज है और 2 कोण बराबर हैं। अब लॉजिक समझो, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं, उनके भाई साहब जो सम्मुख भुजा है वो बराबर हो जाए, सामने वाले भुजा जो है बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज हमारे पास सी बी एफ है, सी बी एफ है, देखो सी बी एफ, यदि भाई साहब ये 2 कोण समान है तो इनके सामने वाली भुजा बराबर होंगी। इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये हमारे पास बी एफ है, इसके सामने वाली भुजा सी एफ है, मतलब आपसे कह दूं कि बी एफ बराबर एफ सी या सी एफ, ठीक है। अब मैं आपसे जरूर कहूंगा कि भाई ये जो दर्पण मैंने इतना बड़ा लिया ना, इतना बड़ा नहीं होता है, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, दर्पण का द्वारक छोटा होता है, दर्पण का नहीं दिख रहा बच्चों, दर्पण का द्वारक क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए जो हमारा बी एफ है वो पी एफ के बराबर होगा लगभग। ये कैसे हो गया सर, समझ में नहीं आया। देखो जब ये दर्पण बहुत छोटा होगा तो ये बी जो है हमारे यहाँ पे आ जाएगा बहुत पास में,
तो ये जो बी यहाँ पे आ जाएगा तो लगभग जो बी एफ है पी एफ के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। तो मैं इस समीकरण से, इसको मैं समीकरण मान लो 3 था ना, समीकरण कितना तक था 3 था, इसको मैं समीकरण 4 दे दूँ। अब दोनों पक्षों में समीकरण 4 से अभी लगाओ, तो मैंने कहा जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको मैं ऐसा दे सकता हूँ समीकरण 4 से, तो बी एफ की जगह पी एफ लिख सकता हूँ, है ना। तो पी एफ बराबर एफ सी, ठीक। अब दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ दो, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर तो पी एफ धन पी एफ बराबर एफ सी धन पी एफ। तो पी एफ और पी एफ 2 पी एफ हो गया, देखो तेरा 2 पी एफ, और हमारे पास ये एफ सी है, ये मान लो एफ सी है और ये पी एफ, इसको जोड़ दो तो पी सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा पी सी, और ये हमारा स्मॉल एफ है और ये हमारा आर है, चूंकि पी सी बराबर आर और पी एफ बराबर स्मॉल एफ, ये चीज़ याद रखो। या आर बराबर हमारे पास आ गया 2f, एक ये फॉर्मेट हो गया, या f बराबर बच्चों r/2, ये की ये फॉर्मेट हो गया। यही तो संबंध है और कुछ नहीं, यही संबंध है। फिर से समझो, ये जो pf कहां से आ गया, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु की दूरी स्मॉल f, और भाई साहब ये c वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। दर्पण के दाहिने साइड ले रहे हैं, इसलिए दोनों को प्लस ले रहे हैं। जब हम अवतल दर्पण की बात कर रहे थे तो उस पर हम दोनों में माइनस लिए थे, क्योंकि दर्पण के हम बाएं साइड लेकर चल रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों आज का भी हमारा ये टास्क खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।